इंडिया जी के हो जाएगा। यस लेक है और ये साल्ट वाटर लेक है, खारे पानी की झील है। ये आपकी साल्ट वाटर लेक है, ठीक है, कैस्पियन सागर लेक। ओके ओके ओके, तो ये दुनिया की सबसे बड़ी झील पूछा जाए खारे पानी के लिए हैप्पी, एमसीक्यू करवाएंगे, नो टेंशन, टेंशन नहीं लेने का। ओके, विश्व की सबसे बड़ी जो मीठे पानी की झील है सुपीरियर है, ये यूएसए और कनाडा की सीमा पर है। दुनिया की 5 महान झीलें ग्रेट लेक्स जो यूएसए कनाडा में पाई जाती है, और उन्हीं में से एक सुपीरियर लेक इज द लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक ऑफ द वर्ल्ड। ओके गाइज, यस सर। वर्ल्ड की सबसे डीपेस्ट लेक, सबसे गहरी झील है बेकॉल झील, और ये रूस में है, रसिया। ये कहां पे है? दुनिया की सबसे गहरी, अगर आप बात करेंगे डीपेस्ट लेक, यस, तो दुनिया की सबसे डीपेस्ट लेक कौन सी है? बेकॉल झील है। ओके ओके ओके, यस। दुनिया की सबसे सलाइन लेक, सबसे लवणीय, सबसे ज्यादा अगर किसी झील का खारा पानी है तो वो तुर्की के अंदर है, तुर्की की लेक वोन है। तो दुनिया की सबसे ज्यादा खारे पानी की जो झील है वो लेक वोन, तुर्की। अगर आप तुर्की में जाएंगे, तुर्की की राजधानी अंकारा, तुर्किश पीपलों से मिलेंगे तो वहां पर लेक वोन है, सबसे गहरी बेकॉल है, सबसे बड़ी मीठे पानी की सुपीरियर, और सबसे बड़ी खारे पानी की कैस्पियन सागर लेक है। ओके गुड, यस। ग्रेट बियर लेक है कनाडा में, कनाडा में एक और झील आती है अथावास्का, रेनडियर लेक है, यस, रेनडियर अथावास्का। क्लियर नहीं दिख रहा, पायल क्यों नहीं क्लियर दिख रहा है? कंबोडिया की टोनले सैप लेक, ये कंबोडिया की लेक है, याद है ना, टोनले सैप। ये लेक कहां की है? कहां की है भाई? ये कंबोडिया की, कहां की है? कंबोडिया की लेक है। अब वर्ल्ड की सबसे ऊंची नेविगेबल लेक, दुनिया की सबसे ऊंची झील बतानी हो जहां पे आप लोग नौका चला सकते हैं, यस, जहां पे आप लोग नाव चला सकते हैं, वो है टीटीकाका लेक, टीटीकाका लेक। ये दुनिया की सबसे ऊंची नेविगेबल लेक, मींस आप वहां पर नाव चला सकते हैं, नाव। टोनले सैप झील है कंबोडिया की, ये भी झील है लाला। अब इंडिया की बात करेंगे तो चलो, इंडिया वाली तो आपको पता है ना सारी, मास्टरा में रेणुका झील, हाँ, ये साल्ट वाटर लेक है राजस्थान, चंबानद स्टेट ऑफ इंडिया, दीज आर इन द स्टेट ऑफ केरला, ठीक है ना, यस सर। चिल्का झील उड़ीसा में अंदर है, कहां पे? बस गुस्से में आप मुक्का मत मारना, गुस्से का। वर्ल्ड की सबसे लॉन्गेस्ट माउंटेन रेंज, दुनिया में अगर सबसे लंबी पर्वतमाला है तो वो साउथ अमेरिका में एंडीज, एंडीज का, दक्षिण अमेरिका में दुनिया की सबसे लंबी, सबसे लंबी 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 पर्वतमाला है एंडीज। ये बात करेंगे दक्षिणी अमेरिका कॉन्टिनेंट में, साउथ अमेरिका। ओके, और ठीक है, लॉन्गेस्ट है। सबसे हाईएस्ट की बात करेंगे तो माउंट एवरेस्ट है नेपाल में, कहां पे है? लेट हो गए तो लेट हो गई। यूराल जो माउंटेन है वो एशिया और यूरोप की सीमा बनाता है, यूराल माउंटेन रेंज मैक्स से बाउंड्री बिटवीन टू कॉन्टिनेंट, एशिया कॉन्टिनेंट और यूरोप कॉन्टिनेंट के बीच की बाउंड्री बनाता है, वो आपका है यूराल पर्वत। कौन सा पर्वत? यूराल माउंटेन रेंज। किसकी बाउंड्री बना रहा है भाई साहब? एशिया एंड यूरोप कॉन्टिनेंट, दुनिया का सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट, दुनिया का सबसे बड़ा महाद्वीप तो एशिया है, लेकिन द्वीप है वो ग्रीनलैंड है। द्वीप और महाद्वीप दोनों अलग चीजें, कॉन्टिनेंट्स एंड आइलैंड्स आर डिफरेंट थिंग। ओके यस, तो देखो भाई, एशिया लार्ज कॉन्टिनेंट की बात करेंगे तो एशिया आएगा, दोनों चीजें अलग है, याद रख, पूछा जाए। जैसे भारत अपना एशिया कॉन्टिनेंट, दोनों अलग कॉन्टिनेंट ऑफ द वर्ल्ड, दैट इज ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंट है वो दुनिया का सबसे छोटा महाद्वीप है। तो सबसे बड़ा महाद्वीप क्या हो गया? दैट इज द एशिया, सबसे बड़ा महाद्वीप। और ठीक है ठीक है, अब देखो, अफ्रीका का सबसे ऊंचा है किलिमिंजारो, किलिमिंजारो, कई नाम से को बता दो, मैं लिखता हूं अच्छा नाम। हम्म, कौन सा है भाई? किलिमिंजारो। और ये तंजानिया में, कौन सी कंट्री में? तंजानिया, अफ्रीकन कंट्री तंजानिया, वहां पे सबसे ऊंचा हाईएस्ट माउंटेन इन अफ्रीका दैट इज किलिमिंजारो, ठीक है, ये सबसे ऊंचा पर्वत है अफ्रीका कॉन्टिनेंट का। विच कॉन्टिनेंट? अफ्रीका कॉन्टिनेंट है, जिसे हम डार्क कॉन्टिनेंट कहते हैं, अंध महाद्वीप जिसे कहते हैं, अगर उसकी 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 सबसे ऊंची चोटी किलिमिंजारो। यस, ओके ओके। अब देखो, जापान की सबसे ऊंची पर्वत चोटी, कहां चलेंगे? जापान, माउंट फ्यूजी, माउंट फ्यूजी इज द हाईएस्ट माउंटेन पीक इन जापान, माउंट फ्यूजी। क्यों पड़ा बताओ? क्योंकि यहां पे सबसे ज्यादा मात्रा में निकलता है कोयला, कोल प्रोडक्शन इन इज मैक्सिमम अमाउंट। सो ब्लैक फॉरेस्ट माउंटेन रेंज फाउंड इन द कंट्री ऑफ जर्मनी, ये कौन से देश में? ब्लैक फॉरेस्ट माउंटेन रेंज फाउंड इन द जर्मनी। चलिए आगे, अब कुछ और पर्वत चोटी, मैकेंजी पर्वत कनाडा में, मैकेंजी माउंटेन, मैकेंजी माउंटेन कौन सी कंट्री में? कनाडा। इफ वी वांट टू शो द एटलस माउंटेन, एटलस पर्वत अफ्रीका, एटलस माउंटेन रेंज इन अफ्रीका, एटलस पर्वत अफ्रीका में है ना, एटलस पर्वत कहां पे? एटलस अफ्रीका, एटलस अफ्रीका, एटलस कहां पे? अफ्रीका में। ओके गाइस, याद रखना सभी, तो एटलस माउंटेन रेंज इन अफ्रीका। एलबुज ईरान, एलबुज कहां पे? ईरान के अंदर, एलबुज, देखिएगा एलबुज, एलबुज माउंटेन रेंज ईरान। दोस्तों ईरान एक ऐसा देश है, हालांकि गया मैं भी नहीं हूं, लेकिन ईरान के अंदर जब आप जाएंगे ना, इतनी प्राचीन काल की बिल्डिंगें मिलेगी, आपको लगेगा कि हम लोग कहां आ गए, क्योंकि दुनिया में सबसे पहले लोग अगर कहीं जन्म लिया था ना, तो ईरान के अंदर गजला और फरात के पास मेसोपोटामिया की सभ्यता थी। तो मेसोपोटामियन लोग दुनिया के बहुत पुराने लोग थे, मेसोपोटामियन जो लोग हैं, है ना, वो बहुत पुराने लोग थे, बहुत पुरानी सभ्यता, वहां जाएंगे ना तो बहुत पुरानी सभ्यता। तो एलबुज वहां की माउंटेन रेंज ईरान की, तो एलबुज, यस। इलायची की पहाड़ियां केरल में, कार्डामम हिल्स। भारत की बात करेंगे तो भारत में कार्डामम हिल्स कहां है? इलायची की पहाड़ियां भारत में कहां मिलेगी? कार्डामम हिल्स केरला। बूस्टर क्या कह रहे हो सर, आज बूस्टर टेस्ट है क्या? नो प्रॉब्लम, देन टेल मी, बट बी हैप्पी, एक डाला करो। यस, तो जो इलायची की पहाड़ियां केरल में, नंदा देवी पर्वत चोटी उत्तराखंड, नंदा देवी पर्वत चोटी कहां पे? नंदा देवी पीक माउंटेन इन द स्टेट ऑफ उत्तराखंड। यस, कहां पे है भाई साहब? नंदा देवी माउंटेन रेंज इन द स्टेट ऑफ उत्तराखंड।
कोल्ड डेजर्ट, इंडिया का कोल्ड डेजर्ट कौन सा है? लेह लद्दाख। मुल्क नाम रखा हुआ है वो थार डेजर्ट, प्रॉपर्ली जिसका नाम क्या है? थार डेजर्ट है। बट इसको वर्ल्ड में अगर हम इसको कैसे डिस्क्राइब करेंगे तो ग्रेट इंडियन डेजर्ट फाउंड इन द स्टेट ऑफ राजस्थान। ये राजस्थान में, गुजरात में भी है। ओके, यस सर। तो ग्रेट इंडियन डेजर्ट इज अ हॉट डेजर्ट ऑफ इंडिया। वी कैन कॉल इट थार डेजर्ट, बट cool desert found in the Leh Ladakh. That is only one cool desert in India, that is the Leh Ladakh. But if we talking about hot desert, that is the Thar desert. Thar means इलायची की नेशनल पार्क, ये फेमस नेशनल पार्क है यूएसए का। येलोस्टोन नेशनल पार्क फाउंड इन द कंट्री ऑफ यूएसए। यस, तो येलोस्टोन नेशनल पार्क कहां पे है? येलोस्टोन नेशनल पार्क इन द कंट्री ऑफ यूएसए, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। उगते सूरज की भूमि किसको कहते हैं? हाँ, सूरज, सूरज है तू, मेरा चंदा है तू, है मेरी आंखों का तारा है तू। क्या कहते हैं? मेरा सूरज है तू, मेरा चंदा है तू, मेरी आंखों का तारा है तू। यस, लैंड ऑफ सोइंग राइज। यस, किसको कहते हैं? जापान। उगते सूर्य का देश क्या कहलाता है? जापान। उगते सूर्य की भूमि, मैंने पढ़ा था मध्य रात्रि के सूर्य का देश नॉर्वे। आधी रात को सूर्य दिखता है, ए लैंड ऑफ मिडनाइट सन, दैट इज नॉर्वे। नॉर्वे को अर्धरात्रि के सूर्य का देश कहा जाता है, उगते सूर्य का देश, क्योंकि ये सबसे पूर्व में, और सूर्य कहां उगता है? पूर्व में। तो सबसे पहले सूर्य कहां उगेगा? जापान। तो सबसे पहले सूर्य कहां उगेगा? जापान में उगेगा भाई साहब। ट्यूलिप की भूमि नीदरलैंड को कहा जाता है, लैंड ऑफ ट्यूलिप। दुनिया में सबसे ज्यादा अगर ट्यूलिप की खेती होती है वो नीदरलैंड में होती है, इन द कंट्री ऑफ नीदरलैंड। भारत की बात करेंगे तो कहां पे होती है? जम्मू कश्मीर में। ट्यूलिप फेस्टिवल मनाया जाता है जम्मू कश्मीर में, पिछली बार प्रश्न आया था ट्यूलिप फेस्टिवल। हाँ सर, राजस्थान में बाल विवाह होते हैं, अब नहीं होते, पहले होते थे। छोटे छोटे की शादी करवा देते थे, पहले तो सब जगह होती थी। गांधी जी की शादी भी 13 साल में हो गई थी कस्तूरबा बाई के साथ, तो पहले सब होता था। आजकल सब लोग पढ़ लिख चुके हैं, आजकल नहीं होता। तो ट्यूलिप की भूमि नीदरलैंड। दुनिया की छत किसको कहा जाता है? रूफ ऑफ द वर्ल्ड, पामीर का पठार, पामीर प्लेच्यू, इसको रूफ ऑफ द वर्ल्ड कहा जाता है। ट्यूलिप फूल होते हैं दोस्तों, बहुत सुंदर फूल होते हैं। ट्यूलिप के फूल देखना, आपने कभी कोई फिल्मी सॉन्ग नहीं देखा जिस खेत के अंदर फूल ही फूल है, हीरो हीरोइन गाना गा रहे हैं, वो ट्यूलिप होते हैं। वो क्या होते हैं? ट्यूलिप होते हैं, ट्यूलिप। बहुत सुंदर फूल होते हैं। वो गाना नहीं सुना अमिताभ का? देखा एक ख्वाब तो ये सिलसिले हुए, दूर तक निगाहों में है फूल खिले हुए, ये निगाह, हाँ ये गिला है आपकी निगाहों से। तो उस गाने में आप देखना खेत में फूल ही फूल है, वो ट्यूलिप है। तो ट्यूलिप के फूलों की खेती कहां होती है? नीदरलैंड। दुनिया की छत, रूफ ऑफ द वर्ल्ड किसको कहा जाता है? पामीर का पठार। यस, दुनिया का सबसे बड़ा मरुस्थल सहारा डेजर्ट है, नीदरलैंड। दुनिया की छत डेजर्ट, वर्ल्ड का सबसे लार्जेस्ट डेजर्ट है सहारा डेजर्ट। अगर आपको ऑप्शन में ये ना मिले तो आपको एक अंटार्कटिक मरुस्थल भी मिलेगा। अंटार्कटिक डेजर्ट भी है, क्योंकि अंटार्कटिका महाद्वीप डेजर्ट है, वहां कुछ उगा ही नहीं, बर्फ ही बर्फ है ना? तो अगर सहारा डेजर्ट ऑप्शन में ना हो तो अंटार्कटिक होगा, और अंटार्कटिक नहीं है तो क्या होगा? सहारा होगा। लैंड ऑफ गोल्डन पेगोडा, कौन से देश को स्वर्ण पेगोडा की भूमि कहा जाता है? म्यांमार। ओके, यस यस। लेकिन सहारा डेजर्ट अब पूछा जाए इन विच कॉन्टिनेंट? अफ्रीका महाद्वीप में, अफ्रीका कॉन्टिनेंट के। वेटिकन सिटी लगभग इसका कितना? 500 मीटर का यह देश, लगभग आधे किलोमीटर का है, जहां पर पोप फ्रांसिस रहते हैं। तो दुनिया का वर्ल्ड स्मॉलेस्ट कंट्री इन टर्म्स ऑफ एरिया, दैट इज द वेटिकन सिटी। क्षेत्रफल की दृष्टि से दुनिया का सबसे छोटा देश वेटिकन सिटी। दुनिया का सबसे छोटा देश। दुनिया का सबसे बड़ा देश रूस। इन टर्म्स ऑफ एरिया, क्षेत्रफल की दृष्टि से दुनिया का सबसे बड़ा देश रूस, सबसे छोटा देश वेटिकन सिटी। हो गया ना? एक बड़ा एक छोटा, क्लियर? गोभी का मरुस्थल, अब ये गोभी का मरुस्थल नहीं, यहाँ पे पत्ता गोभी फूल गोभी है, नहीं भाई साहब, इसका नाम है गोभी का मरुस्थल। ये मंगोलिया में, ये कहां पे? चीन और मंगोलिया की सीमा लगती है ना? चीन और मंगोलिया में। ये यूरोप कॉन्टिनेंट की सबसे लंबी नदी है। अब यूरोप कॉन्टिनेंट एक ऐसा कॉन्टिनेंट है गाइस कि यूरोप कॉन्टिनेंट के अंदर बिल्कुल भी डेजर्ट नहीं है, एक ऐसा कॉन्टिनेंट जहां मरुस्थल है ही नहीं, है ना? तो जो आप यूरोप और एशिया को अलग करता है, और यूराल नदी भी, तो ये एशिया और यूरोप को अलग करने का काम करते हैं। तो यूराल रिवर भी, और एक आपका यूराल माउंटेन भी। यस योगेश, आई कैन रीड योर कमेंट एक्जेक्टली, डोंट वरी। आपका कमेंट दिख रहा है योगेश, आप क्यों नहीं दिख रहे? सामने आइए, नजरें ना छुपाइए, घूंघट हटाइए योगेश। बिल्कुल पढ़ते हैं हमेशा योगेश। चाइना, चाइना में। यस, कहां पे होते भाई साहब? तो दुनिया में चावल का सबसे बड़ा उत्पादक देश चाइना। ओके, यस सर। चलिए, अंगोर वाट का मंदिर, ये फेमस टेंपल है भाई, अंगकोर वाट, इसका सही नाम तो ये है। अंगकोर वाट का मंदिर कंबोडिया में, और ये बहुत बड़ा मंदिर है हिंदुओं का, ये बहुत ज्यादा, ये वर्ल्ड का लार्जेस्ट टेंपल है ये। यस, कौन सा? अंगकोर वाट का। ओके, और कुछ कह रहे हैं कि सर, हाँ कुछ नहीं उगता, वो होते हैं डेजर्ट। डेजर्ट मींस नॉट ए सैंड। उत्पादन भी करता है ये। नेपाली लोग है जो माउंट एवरेस्ट को क्या कहते हैं? सागर माथा। क्या कहते हैं? सागर माथा, याद रख लेना, नेपाली नेम फॉर माउंट एवरेस्ट। यस, नेपाली नेम फॉर माउंट एवरेस्ट, दैट इज सागर माथा। ओके, यस सर। भारत की सबसे प्राचीनतम पर्वतमाला अरावली। इंडिया की सबसे ओल्डेस्ट माउंटेन रेंज अगर कोई है, दुनिया की ओल्डेस्ट माउंटेन रेंज में आती है अरावली, ठीक है? कौन सी रेंज आती है? अरावली रेंज, याद रखिएगा। नेक्स्ट, भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान न्यू दिल्ली, इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट कहां पे? न्यू दिल्ली में। इंडियन सेंट्रल टोबैको रिसर्च, अगर तंबाकू का अनुसंधान होता है तो राजमुंदरी, ये कहां पे? आंध्र प्रदेश में। राजमुंदरी आंध्र प्रदेश में, इन द स्टेट ऑफ आंध्र। क्या होता है यहाँ पे? तंबाकू अनुसंधान। इंडियन लाख, जो लाख की चूड़ियां होती है, उसका रिसर्च इंस्टीट्यूट रांची में, झारखंड में। जो लाख की चूड़ियां नहीं होती, लाख, तो वही इंडियन लाख रिसर्च इंस्टीट्यूट, ये रांची के अंदर है। कहां पे भाई? रांची में। भारतीय चावल अनुसंधान संस्थान कहां पे? कटक में। कटक कहां पे? उड़ीसा में। कहां पे भाई? उड़ीसा में। सेंट्रल कोकोनट रिसर्च, कोकोनट सबसे ज्यादा नारियल का होते हैं, केरल में होते हैं। कहां पे होते हैं भाई? केरल। ये कासरगोड केरल में नारियल अनुसंधान संस्थान है। भारतीय औषधि ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट कहां है? लखनऊ में। तो सुन लो लखनऊ के नवाबों, केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान कहां है? सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट कहां पे? लखनऊ में। अब देखो, जूट रिसर्च, ये बैरकपुर, बैरकपुर कहां पे? वेस्ट बंगाल में। ये बैरकपुर कहां है? वेस्ट बंगाल में, ठीक है? यहाँ पे किसका? जूट अनुसंधान संस्थान, क्योंकि जूट है जो वेस्ट बंगाल में होता है। इंडियन मीटियोलॉजिकल ऑब्जर्वेटरी, मौसम वेधशाला पुणे में। भारतीय मौसम वेधशाला कहां पे भाई साहब? ये पुणे के अंदर है। कहां पे? पुणे के अंदर। अब भारतीय रबर रिसर्च इंस्टीट्यूट कोटायम केरल में। क्या यहाँ पे? भारतीय रबर अनुसंधान संस्थान, अगर रबर पे कहीं पे रिसर्च होता है तो ये भी कोटायम केरला में, लेकिन नारियल वाला कासरगोड केरला में। दोनों केरला में, जगह दोनों की क्या है? अलग है। ओके ओके ओके।
तो आज के लिए हो सकता है इतना ही, ठीक है किनारे। चलिए बताइए, तो झेलम नदी पर श्रीनगर द कैपिटल ऑफ J&K जम्मू एंड कश्मीर लोकेटेड ऑन द बैंक्स ऑफ द झेलम रिवर। अब ये जो आपकी झेलम रिवर है, इस पे एक परियोजना चल रही है, प्रोजेक्ट तुलबुल प्रोजेक्ट। यस, ये जो तुलबुल परियोजना है ये झेलम नदी पर चल रही है। तुलबुल प्रोजेक्ट इज गोइंग ऑन द रिवर झेलम। यस, तो जम्मू कश्मीर की राजधानी श्रीनगर झेलम नदी के किनारे, यही श्रीनगर में ही इंडिया की जो फेमस डल झील है, डल झील। तो डल झील भी कहां पर है भाई? ये भी आपकी श्रीनगर के अंदर है। ओके गाइज, यस, तो एक चीज के अंदर बहुत सारी, जम्मू कश्मीर भारत का ऐसा राज्य है जहां पर सिर्फ और सिर्फ केसर की खेती होती है। जो दूध में आप केसर डाल के पीते हो ना, उस केसर की खेती कहां पे होती है? ओनली एंड ओनली जम्मू कश्मीर में होती है। आगे बात समझ में? इसके अलावा ये केसर की खेती और नहीं होती। श्रीनगर यानी जम्मू कश्मीर में केसर की खेती होती है। लोकटक लेक मणिपुर है, ये नॉर्थ ईस्ट की फेमस लेक है, आपको पता होनी चाहिए, नॉर्थ ईस्ट की फेमस लेक है। और इसी लेक के पास कैबू लामजाओ नेशनल पार्क है। ये भारत का एकमात्र तीर्थ राष्ट्रीय उद्यान है, इंडिया फर्स्ट ओनली एंड ओनली फ्लोटिंग नेशनल पार्क। भारत का एकमात्र तीर्थ राष्ट्रीय उद्यान है, इंडिया फर्स्ट फ्लोटिंग नेशनल पार्क कैबू लामजाओ, और ये मणिपुर के अंदर है। यहीं पर आपकी लोकटक लेक है। कौन से? लोकटक लेक मणिपुर के अंदर है। ओके, ये भी बहुत फेमस चीज है और एग्जाम में पूछने लायक है, तो आपको हमेशा याद होनी चाहिए। ओके, अब देखिए, भारत का एकमात्र एक्टिव वोल्केनो बैरन आइलैंड भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है, जो कहां पे है? ये आपका निकोबार आइलैंड पर है। निकोबार द्वीप समूह पर भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी एक्टिव है। एक्टिव वोल्केनो जिसमें से हमेशा कुछ ना कुछ है जो निकलता रहता है। ओके, तो भारत का एकमात्र एक्टिव वोल्केनो जो है वो बैरन आइलैंड है, एक्टिव, ठीक है। और डिसएक्टिव की बात करेंगे साइलेंट, प्रसुप्त की बात करेंगे जिसको डोमिनेंट बोलते हैं, वो है आपका नारकोंडम, जो प्रसुप्त ज्वालामुखी है। इंडिया के पास एक डोमिनेंट वोल्केनो भी है, वो है आपका नारकोंडम, वो भी अंडमान निकोबार पे। और आपका एक्टिव वोल्केनो हमारे पास एक ही है, बैरन आइलैंड, जो कि निकोबार द्वीप समूह पर है। ये सारे के सारे याद करने। अब मैं किसी पर भी स्टार नहीं लगाऊंगा। अब आप पूछेंगे क्यों सर? क्योंकि ऑल आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, सारे के सारे बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। सभी याद करने, सभी, टोटल जितना बता रहा हूं टोटल। बहुत शानदार चीज है ये, भूलोगे नहीं, नहीं तो मार खानी पड़ेगी आपको। मांडवी और जुआरी नदियां गोवा में बहती है, बताओ। अब गोवा में कौन सी दो फेमस रिवर है? मांडवी और जुआरी रिवर, ये गोवा में बहती है। ओके, यस, तो मांडवी और जुआरी नदियां ये दो फेमस रिवर है। जैसे पेरियार केरल की फेमस रिवर है, जैसे दक्षिण गंगा गोदावरी है ना, यस श्रीलंका यादव, जो दक्षिण की गंगा है वो गोदावरी रिवर है, साउथ गंगा। कौन सी नदी को कहते हैं? गोदावरी, ठीक है। तो उसी टाइप में मांडवी और जुआरी दो रिवर है जो फेमस है, और कहां की है? ये गोवा की है। भारत में होने वाली अधिकांश वर्षा दक्षिणी पश्चिमी मानसून से होती है। अब मोस्ट ऑफ द रेनफॉल इन इंडिया इज ड्यू टू साउथ वेस्ट मानसून। अब जो साउथ वेस्ट मानसून है, इंडिया में पूरी की पूरी बारिश यही करता है, ठीक है। जैसे बात करेंगे इंडिया के, ये अपने इंडिया के पास, ठीक है ना, ये इंडिया का साउथ पार्ट है। ओके, अब मानसून इस डायरेक्शन से आता है। ये डायरेक्शन कौन सा हो गया? साउथ वेस्ट। कौन सा? इसको आप साउथ डायरेक्शन, इसको वेस्ट मानेंगे, तो साउथ वेस्ट ये मानसून आता है। सबसे पहले केरल के तट पर टक्कर मारता है, केरला में। सबसे पहले इंडिया में जब मानसून एंटर करता है तो पूछा जाएगा विच, यस, तो सबसे पहले ये केरला में, के फॉर केरला में आता है। अगर इधर पूछा जाए कौन से केंद्र शासित में, तो ये अंडमान निकोबार पे भी आता है पहले, ठीक है ना। तो ये बात भी, लेकिन भारत के कौन से स्टेट में सबसे पहले के फॉर केरला, सबसे पहले केरला पे टक्कर मारता है मानसून। कौन सा? देखो, वेस्ट और साउथ वेस्ट इस दिशा से आता है, ठीक है। फिर एक शाखा राजस्थान में एंटर करती है, एक मध्य भारत में नर्मदा, यस शिवानी। अब वापस लौटता हुआ मानसून होता है, उसको लौटता द रिटर्निंग मानसून, जब मानसून इंडिया में बारिश कर देता है, फिर चलता है, और ये यहाँ तमिलनाडु में बारिश करता है, और नवंबर दिसंबर में वापस जाता है। नवंबर और दिसंबर में यहाँ से बंगाल की खाड़ी से नमी ले लेता है, फिर इधर आके कहाँ बारिश ठोक देता है ये, फिर ये इधर तमिलनाडु में बारिश करता है नवंबर दिसंबर में। तो बाद में नवंबर दिसंबर में सर्दियां होती है। इसका मतलब सर्दियों में रिकॉर्डेड क्लास नहीं चल रही प्रदीप कुमार गुप्ता इन बिहार, तमिलनाडु में है जहाँ पे सर्दियों में बारिश होती है, तमिलनाडु। उत्तरी पूर्वी मानसून लौटता हुआ किधर बारिश करता है? ये तमिलनाडु में, इसको कोरोमंडल कोस्ट बोलते हैं इसको, ठीक है। तो कोरोमंडल कोस्ट या तमिलनाडु में सर्दियों में बारिश होती है। सर्दियों में बारिश होती है तो बाढ़ भी कब आएगी? सर्दियों में ज्यादा बारिश होने पर बाढ़ कहां पे आती है? तमिलनाडु में आती है। सिंपल सी बात है। ओके, बड़ा सिंपल है, बड़ा दुख देना ओ राम जी, तो लखन ने बड़ा दुख देना। अब देखो, रेगिस्तानी भाग है इंडिया का, जो स्ट्रॉन्ग हॉट विंड्स चलती है ब्लोइंग इन द डेजर्ट रीजन, दैट्स कॉल्ड लू। अब लू किसको बोलते हैं? ये क्या नाम है इसका, है ना। तो थार के डेजर्ट में भयानक रहेगा कि थार सीडर फॉरेस्ट आर फाउंड इन वेस्टर्न पार्ट ऑफ हिमालयज, हिमालय के पश्चिमी भाग में जो देवदार के वन होते हैं, इंडिया में देवदार के वन हिमालय के पश्चिमी भाग में पाए जाते हैं। ओके गाइज, यस सर, इन द वेस्टर्न पार्ट ऑफ हिमालयज सीडर के वन, सीडर फॉरेस्ट, देवदार के वन। ओके, हाँ बिल्कुल, ये जो लू होती है ये गर्म हवाएं होती है, तेज हवाएं होती है, इसलिए मुस्तल तेज 1972। ये तो एवरग्रीन क्वेश्चन है, राजस्थान का कोई भी और इंडिया का कोई भी, एवरी स्टेट का कोई भी एग्जाम में ये सवाल तो पूछा जा सकता है, ये इंपॉर्टेंट भी है और ये आपका बहुत महत्वपूर्ण भी है। ओके गाइज, यस सर। तो इंडिया में वाइल्ड लाइफ एक्ट है जो 1972 में पास हुआ था, इस बात को याद रखिएगा, ठीक है गाइज, यस सर। ओके ओके, क्योंकि 1972 में नहीं चला था ये प्रोजेक्ट टाइगर, कब चला था? 1973 में चला था, 1973 में। तो इंडिया के अंदर प्रोजेक्ट टाइगर कब चला भाई? 1973 में चला। यस अजय सिंह, न्यूमेरिकल भी करवाएंगे। यस, आर्यन को कहता प्रोजेक्ट एलिफेंट वाज स्टार्टेड इन द ईयर ऑफ 1992। तो प्रोजेक्ट एलिफेंट वाज स्टार्टेड इन द ईयर ऑफ 1992, बट वी आर टॉकिंग अबाउट प्रोजेक्ट टाइगर दैट वाज स्टार्टेड इन द ईयर ऑफ 1973 एंड द वाइल्ड लाइफ एक्ट वाज पास्ड इन द ईयर ऑफ 1972। यस यस, इंडियाज फर्स्ट बायोस्फीयर रिजर्व इज नीलगिरी, भारत का सबसे पहला बायोस्फीयर रिजर्व, जिसको कहते हैं जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र। वी कैन कॉल इट जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र इन हिंदी, बट इन इंग्लिश वी से
फर्स्ट बायोस्फीयर रिजर्व ऑफ इंडिया दैट इज द नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व एस्टैब्लिश्ड इन द ईयर ऑफ 1986। इसको कब? 1986 में। यस आयुष यादव, ये बीएससी नर्सिंग के लिए जीके है। बीएससी नर्सिंग का नंबर 1 प्लेटफॉर्म इंडिया का विजय एजुकेशन पे, ये बीएससी नर्सिंग के लिए जीके की क्लास चल रही है। एएनएम जीएनएम लैब असिस्टेंट के लिए भी चल रही है। ओके 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 ओके। तो नीलगिरी इंडिया फर्स्ट बायोस्फीयर रिजर्व, ये 3 स्टेट में है, केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु में। केरल में भी है, ये कर्नाटक में भी आता है, ये टीएन पासिंग गाड़ी में भी आता है। तमिलनाडु, अब भारत के दक्षिणी भारत की बात करेंगे तो यहाँ पर आपको मिलेगा केरला, यहाँ कर्नाटक मिलेगा और यहाँ तमिलनाडु मिलेगा। तो यहाँ तीनों के इस इलाके में यहीं पर है आपका नीलगिरी। और नीलगिरी में क्या है? यहाँ पर इंडिया का फर्स्ट बायोस्फीयर रिजर्व है। इसी नीलगिरी के अंदर पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट आकर मिल जाते हैं। ये पश्चिमी घाट की पहाड़ियां और इधर से पूर्वी घाट की पहाड़ियां जहां पे मिलती है वो आपका मिलन, मेल्टिंग पॉइंट ऑफ ईस्टर्न घाट एंड वेस्टर्न घाट, दैट इज द नीलगिरी। ओके ओके ओके। यस, दिस इज क्लास फॉर आर्मी असिस्टेंट, लैब असिस्टेंट। ओके, तो नीलगिरी ये बायोस्फीयर रिजर्व है। नेक्स्ट नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व इन द स्टेट ऑफ उत्तराखंड। नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व है, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। ओके, तो नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व उत्तराखंड में है। जैसे हमने पहले भी आपको बताया कि कुछ बातें हो चुकी है, कुछ बातें अभी है बाकी। हमने आपको इसके अलावा बताया था मानस नेशनल पार्क भी बताया और हमने आपको काजीरंगा भी बताया। ये दोनों आसाम के अंदर है। ये दोनों कहां पे है भाई साहब? आसाम के अंदर है। आपको याद होने चाहिए। काना किसली, काना कह दो, कूनो कह दो, ये फेमस है, ये आपको एमपी में मिलेंगे। दूधवा नेशनल पार्क आपको यूपी में मिलेगा। नंदा देवी उत्तराखंड में मिलेगा। फूलों की घाटी भी उत्तराखंड में मिलेगा। फूलों की घाटी नेशनल पार्क ये भी इंपॉर्टेंट है, ये आपको उत्तराखंड में मिलेगा। ठीक है। शांत घाटी एक आपको मिलेगा, साइलेंट वैली नेशनल पार्क, दैट इज इन द स्टेट ऑफ केरला। शांत घाटी आपको मिलेगा केरला में। यस यस यस। ओके ओके, ऐसे कुछ इंपॉर्टेंट है तो जो एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं। यस, काली मिट्टी को रेगुर मिट्टी भी कहा जाता है। यहाँ पे कानी मिट्टी लिखा है। कानी मिट्टी कैसी होती है भाई? एक आंख वाली मिट्टी होती है क्या कानी मिट्टी? क्या हमारी टीम भी टाइपिंग मिस्टेक करती है यार, सिली मिस्टेक्स कर देती है। खैर कोई नहीं, कानी मिट्टी उसको दिख गई होगी कहीं, कानी मिट्टी एक आंख वाली मिट्टी है। गजब आदमी है भाई साहब। काली मिट्टी है, दैट इज नॉट कानी मिट्टी। तो काली मिट्टी को रेगुर सॉइल भी बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं भाई साहब? काली मिट्टी को रेगुर सॉइल, ब्लैक सॉइल। तो ब्लैक सॉइल को रेगुर सॉइल भी कहा जाता है। ये वही ब्लैक सॉइल है, ये वही ब्लैक सॉइल है जिस पर कपास, कॉटन की खेती होती है और मूंगफली की खेती होती है। ये साउथ इंडिया में पाई जाती है और ये ज्वालामुखी से बनी काली मिट्टी होती है। आपने देखा होगा कई बार फोटो आते हैं पेपर में, एक आदमी के बैठा है, जमीन फटी फटी नजर आ रही है, आसमान की ओर एक आदमी बैठा है ऐसे कि अब तो इंद्र महाराज बरस जाओ, है ना, कि बरसो रे मेगा मेगा। बायोस्फीयर रिजर्व ये नेशनल सेंचुरी की तरह होते हैं, नेशनल पार्क की तरह होते हैं, जहां पर पेड़ पौधों को सुरक्षित किया जाता है, जीव जंतु को सुरक्षित किया जाता है, वो होते हैं बायोस्फीयर रिजर्व। जीव मंडल आर्च चित्र हिंदी में बोला जाता है। ठीक है ना। तो वो जो बायोस्फीयर रिजर्व होते हैं वहां पर भी रिजर्व किया जाता है जीव जंतु को, पेड़ पौधों को, ऑल ऑफ थिंग्स को। ये तो काली मिट्टी इज नोन एज आपदा प्रबंधन। डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट लगा था 2005 में। अगर आपसे कोई पूछे कि डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट, आपदा प्रबंधन, आपदाओं से बचाने के लिए, आपदाओं से बचाने के लिए, जैसे कहीं तूफान आ गया, कहीं आंधी आ गई, कहीं पे भूकंप, ज्वालामुखी हो गए, इस प्रकार की आपदाओं के लिए डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट बनाया गया 2005 में। कब? 2005 में। यस। अब आ जाओ, कौन सा शहर कौन सी नदी के किनारे, कुछ खास शहर कौन सी नदी के किनारे बसे हुए उनका देश में, कहीं आंधी आ गई, कहीं पे भूकंप, ज्वालामुखी हो गए, इस प्रकार की आपदाओं के लिए डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट बनाया गया 2005 में। कब? 2005 में। कहीं आंधी आ गई, कहीं पे भूकंप, ज्वालामुखी हो गए, इस प्रकार की आपदाओं के लिए डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट बनाया गया 2005 में। कब? 2005 में। आंधी आ गई, कहीं पे भूकंप, ज्वालामुखी हो गए, इस प्रकार की आपदाओं के लिए डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट बनाया गया 2005 में। कब? 2005 में। यस, भूकंप, ज्वालामुखी हो गए, इस प्रकार की आपदाओं के लिए डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट बनाया गया 2005 में। कब? 2005 में। यस, कहीं पे भूकंप, ज्वालामुखी हो गए, इस प्रकार की आपदाओं के लिए डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट बनाया गया 2005 में। कब? 2000 में। उनका जिक्र भी हम लोग करेंगे। क्यों भाई साहब? यस सर। देखो, लखनऊ गोमती नदी के तट पर बसा हुआ, लखनऊ ऑन द बैंक्स ऑफ गोमती रिवर। कौन सी नदी पे? गोमती। जैसे आपका अयोध्या है वो सरयू नदी के किनारे बसा हुआ है। अयोध्या कौन से? सरयू। अयोध्या जो है वो सरयू नदी के तट पर। यस सर, यूपी में जीके आती है क्या? यूपी में जीके नहीं आती। यूपी में नर्सिंग एप्टीट्यूड आता है, इंग्लिश आता है, लेकिन यूपी करते होता है। अहमदाबाद साबरमती नदी के तट पर। अहमदाबाद। उज्जैन है वो शिप्रा नदी के तट पर। शिप्रा, श्रिप रिवर नहीं, शिप्रा नदी है। उज्जैन जहां पर महाकाल का मंदिर है। हाँ, 200 का होता है क्या? हाँ, 200 का यूपी सीनेट सही है। 40-40 आते सभी सही है, बिल्कुल। यस 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 भाई, सिलेबस आप कोई भी तैयारी करो, सिलेबस पता होना चाहिए आप सबको, जिसमें देखो अब यूपी वाले देख लो एक बार, ये 40 एप्टीट्यूड 30 और जीके आएगा 30। यस, ठीक है ना। कोलकाता को डायमंड हार्बर कहा जाता है। यस। कोटा, जहां पर बहुत सारे बच्चे नीट की तैयारी करते हैं, कोटा चंबल नदी के किनारे बसा हुआ है। यस। और मैसूर है वो कावेरी नदी के तट पर। मैसूर कर्नाटका में। मैसूर कहां पे है भाई? मैसूर इज इन द स्टेट ऑफ कर्नाटका में। ठीक है, तो मैसूर कावेरी नदी के तट पर बसा हुआ है। ठीक है। यस यस यस, तो इसको क्या बोलते हैं? डायमंड हार्बर बोलते हैं। यस। अब देखो, जिस बच्चे को भी सिलेबस पता नहीं, मेरी बात सुन ले, सिलेबस में पता, वास्तु जो अंग्रेज थे, है ना, तो देखिएगा, नई दिल्ली के वास्तुकार एडविन लुटियंस और हर्बर्ट बेकर थे। हुमायूं का मकबरा नई दिल्ली में, द टॉम्ब ऑफ हुमायूं। टॉम्ब ऑफ हुमायूं, ठीक है, तो टॉम्ब ऑफ हुमायूं कहां पे है? ये नई दिल्ली में। ये कहां पे भाई साहब? ये आपका नई दिल्ली में। अब इसमें देखो, ये सारी हो गई, ठीक है ना। इसमें अक्सर जैसे गोवा की राजधानी पणजी है वो मांडवी नदी के किनारे, ऐसी कुछ और चीजें हैं वो आती रहेगी क्लास में आगे। 2.5 दिन का झोपड़ा अजमेर राजस्थान में। 2.5 दिन का झोपड़ा जिसको 2.5 डेज में तैयार किया गया था। ठीक है, तो ये अजमेर राजस्थान में। शालीमार गार्डन, शालीमार बाग है, नाम इसका शालीमार बाग है, ये श्रीनगर में। ये कहां पे? श्रीनगर में। जितने भी क्वेश्चन आते हैं, जितने भी आते हैं, लेकिन ध्यान रखना यूपी में 5 सब्जेक्ट है, 5 का वेटेज बराबर है, इस चीज का ध्यान रखना। नर्सिंग एप्टीट्यूड और इंग्लिश भी उतना पढ़ना जरूरी है जितना पीसीबी पढ़ते हो, समझ में आई ना। यस। हाँ, तो शालीमार गार्डन श्रीनगर में है, 2.5 दिन का झोपड़ा अजमेर में। 2.5 दिन का झोपड़ा, ये एक मस्जिद है वैसे। ठीक है, अब विक्टोरिया महल कोलकाता में। विक्टोरिया महल इन द कोलकाता। सीधा प्रश्न पूछा जाएगा, भारत के कौन से शहर में
विक्टोरिया 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 महल है कोलकाता में। डायरेक्ट जैसे मैं आपको दे रहा हूं यहाँ पे मैटर, है ना? ओके, जैसे मैं मैटर दे रहा हूँ यही मैटर आपके सीधा का सीधा एग्जाम में पूछा जाएगा, इसलिए डोंट वरी, बी हैप्पी, मस्त रहो, कूद रहो, चाय पियो। पन्ना एमपी में हीरा उत्पादन के लिए फेमस है। अगर हीरा कहीं पे होता है ना, तो हीरा डायमंड जिसको क्या बोलते हैं, तू है मेरा हीरो नंबर 1, है ना? तो ये हीरो नंबर 1 कहां पे मिलता है? पन्ना एमपी के अंदर खाने डायमंड की, सीधी सी बात है। तो डायमंड माइंस इंडिया में कहां पे है? तो पन्ना एमपी के अंदर। कहां पे है? पन्ना एमपी के अंदर। यस, अब देखिए क्रिकेट और स्पोर्ट्स से रिलेटेड कुछ बातें। ओके, स्पोर्ट्स से रिलेटेड देखो, देवदत्त ट्रॉफी है वो क्रिकेट से रिलेटेड है। देवदत्त ट्रॉफी पूछा जाएगा, देवदत्त ट्रॉफी किससे रिलेटेड है? तो देवदत्त ट्रॉफी इज रिलेटेड टू द क्रिकेट। ओके, रणजी ट्रॉफी भी क्रिकेट से रिलेटेड है, रणजी ट्रॉफी। तो रणजी ट्रॉफी इज आल्सो रिलेटेड विद द क्रिकेट। यस, चैंपियन ट्रॉफी भी क्रिकेट से रिलेटेड है। चैंपियन ट्रॉफी इससे सीधा क्वेश्चन पूछा जाएगा। हाँ, तो चैंपियन ट्रॉफी किससे रिलेटेड है भाई साहब बताइए? क्रिकेट से। आगा खां कप, एक कप होता है आगा खां कप, ये ट्रॉफी हॉकी से रिलेटेड है। आगा खां कप ये ट्रॉफी किससे रिलेटेड है भैया? ये हॉकी से रिलेटेड है। हॉकी, हॉकी का जादूगर किसको कहा जाता है? मेजर ध्यानचंद। मेजर ध्यानचंद हॉकी के जादूगर कहे जाते हैं। एक बार उनकी किस्ती के पास अगर बॉल आ गई भाई साहब, फिर तो गोल तक जाएगी, चिपकी रहती थी। दिलीप ट्रॉफी, ये देखो दिलीप ट्रॉफी, ईरानी ट्रॉफी, विजय हजारे ट्रॉफी, ये भी सारी की सारी क्रिकेट से रिलेटेड है। ये भी सारी की सारी किससे रिलेटेड है भैया? क्रिकेट से। आपकी जो दिलीप ट्रॉफी, ईरानी ट्रॉफी, विजय हजारे ट्रॉफी आल्सो कनेक्टेड विद द क्रिकेट। यस, अजलान शाह कप और ध्यानचंद ट्रॉफी ये हॉकी से रिलेटेड है, हॉकी। ओके, यस सर, यस सर। तो भाई साहब अजलान साहब का सीधा क्वेश्चन पूछा जाएगा कि दिलीप ट्रॉफी कौन से खेल से संबंधित है? दिलीप ट्रॉफी इज रिलेटेड टू द व्हिच गेम्स? तो आपको पता होना चाहिए क्रिकेट से। विजय हजारे, ईरानी ट्रॉफी, दिलीप ट्रॉफी, रणजी ट्रॉफी, चैंपियन ट्रॉफी, देवदत्त ट्रॉफी, ये सारी की सारी क्रिकेट से रिलेटेड है, कनेक्टेड विद द क्रिकेट। ओके ओके। अब देखो फुटबॉल से क्या कनेक्टेड है? ड्यूरेंट कप, रोवर्स कप और संतोष ट्रॉफी, नेहरू कप, ये सारे के सारे फुटबॉल से कनेक्टेड है। यस, ड्यूरेंट कप, रोवर्स कप, संतोष ट्रॉफी, नेहरू कप, ये सारे के सारे किससे रिलेटेड है भैया? ये फुटबॉल से रिलेटेड है। ओके ओके। सुधीर रमन कप है, ये बैडमिंटन से रिलेटेड है। सुधीर रमन कप बैडमिंटन, सुधीर रमन कप होता है बैडमिंटन में, तो सुधीर रमन कप इज कनेक्टेड विद द बैडमिंटन। देखिएगा मर्डेका कप, मर्डेका कप इज रिलेटेड विद द फुटबॉल, मर्डेका कप इज कनेक्टेड विद द फुटबॉल। मर्डेका कप किससे कनेक्टेड है? फुटबॉल से। और आपका राइडर कप है ये गोल्फ से, राइडर कप, राइडर, राइडर कप इज कनेक्टेड विद द गोल्फ, किससे कनेक्टेड है? गोल्फ से। अब देखो भारतीय टेस्ट क्रिकेट में सबसे कम उम्र के कप्तान कौन बने थे? मंसूर अली खान पटौदी, ये सैफ अली खान के पिताजी थे, याद रखना भाई साहब। तो मंसूर अली खान पटौदी है, ये सैफ अली खान के पिताजी भारतीय टेस्ट क्रिकेट में सबसे कम उम्र के कप्तान बने थे। इंग्लिश चैनल पार करने वाला पहला भारतीय मिहिर सेन था, बताओ। इंग्लिश चैनल पार करने वाला पहला भारतीय कौन था बताइए? फर्स्ट इंडियन हु क्रॉस द इंग्लिश चैनल, मिहिर सेन, सीधा पूछा जाएगा। ओके गाइज, यस सर। इंग्लिश चैनल पार करने वाली पहली भारतीय महिला थी आरती साहा। आरती ने क्या किया? एशियाई गेम्स में गोल्ड मेडल जीतने वाली फर्स्ट लेडी कमलजीत संधू थी। एशियन गेम्स के अंदर सबसे पहले गोल्ड मेडल जीतने वाली जो विमेंस थी उसका नाम था कमलजीत संधू। क्या नाम था उसका? कमलजीत संधू नाम था उसका। ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीतने वाला अभिनव बिंद्रा, अभिनव बिंद्रा जिन्होंने ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीता था। ओलंपिक गेम्स पार किया जाता है, ठीक है ना। बीडब्ल्यूएफ में गोल्ड मेडल जीतने वाली, हाँ यस, तो बीडब्ल्यूएफ वर्ल्ड चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल जीतने वाली पीवी सिंधु। और ऑल इंग्लैंड ओपन बैडमिंटन चैंपियनशिप जीतने वाला फर्स्ट इंडियन था प्रकाश पादुकोण। ये दीपिका पादुकोण के पिताजी थे भाई। ये प्रकाश पादुकोण वाज द फादर ऑफ दीपिका पादुकोण, और इन्होंने ऑल इंग्लैंड ओपन बैडमिंटन चैंपियनशिप जीतने वाला फर्स्ट इंडियन था। कौन भाई साहब? प्रकाश पादुकोण। अब बीडब्ल्यूएफ विश्व रैंकिंग में नंबर 1 स्थान पाने वाली प्रथम महिला साइना नेहवाल कौन थे भाई? बीडब्ल्यूएफ विश्व चैंपियनशिप में, विश्व रैंकिंग में, विश्व रैंकिंग में विश्व में नंबर 1 स्थान पाने वाली प्रथम महिला कौन थी? साइना नेहवाल। कौन थे भाई? ये नोट नहीं करना, ये सारा का सारा याद करना है। ओके ओके ओके। हो, अब मिल चुका है मेरे को थैंक यू, और आपको भी मिल चुका है थैंक यू, क्योंकि आपने मुझसे पढ़ा और मैंने आपको पढ़ाया है। तो आज